हेलो फ्रेंड्स, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग 12th OCM चैप्टर नंबर 4 देखने वाले हैं, दैट इज बिजनेस सर्विसेज। आई नो बहुत सारे बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट की है। आई नो बहुत सारे बच्चों के चैप्टर डिफिकल्ट या फिर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होने की वजह से याद रहने में दिक्कत हो रही है करके। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं वेटेज की बात करूं तो ये चैप्टर आपको विथ ऑप्शन 27 मार्क्स कवर कर रहा है ये वाला चैप्टर। और मैंने पहला चैप्टर पूरा का पूरा फर्स्ट चैप्टर 12 मार्क्स का आपको दे दिया हुआ है यूट्यूब पे ही। सो सर और मैम, मैं क्या कहूँ, करीब करीब 39 to 40 पकड़ लो, चलो अप्रोक्सीमेट 50% पेपर 80 में से अगर मुझे विथ ऑप्शन 39 मार्क्स ना, मतलब चलो 12-13 समझ लेते हैं यहाँ पे, तो 40 मार्क्स मेरे क्या हो रहे हैं, सिर्फ 2 चैप्टर कवर कर रहे हैं। इसे कहते हैं थोड़ा स्ट्रैटेजिकली पढ़ना। 8 चैप्टर है, आई नो पढ़ना भी सब है, पढ़ेंगे भी, लेकिन सर और मैम चैप्टर नंबर 1 का पूरा मैराथन बैच का जो सेशन है, 3 सेशन, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने दे दिए हुए हैं। और ये वाला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, जिसका वेटेज कितना है सर, 27 मार्क्स। अब आप दो भी थरोली करते हो, बहुत अच्छे से करते हो, तो क्या मैं कहूं 35 मार्क्स 40, मतलब 35 to 40 मार्क्स आपके डन है। पेपर कितने मार्क्स का आ रहा है, 80 मार्क्स का। तो इसीलिए बहुत शांति से ये चीजें करो। दूसरी बात सर, इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर लेक्चर आप स्टार्ट कर रहे हो तो एंड तक देखिए, तो ही आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें पता चलेगी। क्योंकि कुछ ट्रिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेक्चर के एंड में कहता हूं, लेकिन तब तक में भी थोड़े बहुत बच्चे जो आज तक नहीं पहुंचते, मेजॉरिटी बच्चे लास्ट तक जरूर देख ही रहे हैं। राइट दोस्तों, ओके चलो सर, चैप्टर नंबर 4 चालू करने से पहले अब हम बात करते हैं अपने अटेम्प्ट के लिए, अपने एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस यहां पे रिड्यूस हो चुके हैं, क्या क्या पॉइंट्स अब रिड्यूस हो चुके हैं। तो सर सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये चैप्टर आपका कम हो गया, 4.7 ट्रांसपोर्टेशन आपका हट चुका है, एंड देन आफ्टर कम्युनिकेशन भी आपका हट चुका है। तो सर और मैम कितने चैप्टर या कितने पॉइंट्स इस चैप्टर के हमको करने हैं? हमको करना है बैंकिंग, हमको करना है इंश्योरेंस और हमको करना है वेयर हाउसिंग। और इन तीनों पॉइंट में मिला के हमको क्वेश्चन कितने मार्क्स के आने वाले हैं, 27। और ये जिम्मेदारी मेरी रहेगी कि मैं कैसे आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से करवा दूं। दोस्तों देखो, ये बताना जरूरी था। अब इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चैप्टर के जो आने ही मोस्ट प्रोबेबली, मतलब आएगा ही आएगा, उसमें से एक क्वेश्चन मुझे इस बार लग रहा है, फीचर्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिएगा सर। ये वाला देखो, डेफिनेशन क्या है एंड फीचर्स क्या है, राइट ये पॉइंट अच्छे से देख लेना, बहुत ही क्विक, क्योंकि मैराथन बैच। एक बात बता दूं, 11th में आप लोगों ने, या अगर आपका ओल्ड सिलेबस में 11th हो चुका था, तो एक 5 फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करके एक चैप्टर हुआ करता था। क्या था सर, सोल ट्रेडिंग, HUF, देन आफ्टर आपका था कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड पार्टनरशिप। ये 5 बातें अगर आप इर्द गिर्द देखो तो सारे बिजनेस आपको कहीं ना कहीं इसी 5 फॉर्म्स में क्या कहीं ना कहीं बोलते ना कि इन्वॉल्व हो जाएंगे। बट दोस्तों, हर बिजनेस को चलाने को कुछ सर्विसेज लगते हैं, जैसे कि सर और मैम यहां पे मैंने बहुत सारे अलग अलग आपके लिए इमेजेस भी निकाल के रखे हुए हैं, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझे। राइट, आपको अगर काम करना है या काम करवाना है, तो सर और मैडम जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपके पास आपका बिजनेस है। क्या बैंक अकाउंट लगता है? यस सर, आजकल पेटीएम, फोन पे, गूगल पे आने के बाद तो आपको सारे पेमेंट ही आपके बैंक अकाउंट में चले जाते हैं, राइट। तो क्या बैंक बिजनेस करने के लिए बैंकिंग सर्विस लगेगा क्या? यस सर। तो 12th सिलेबस में आपको दिया है कि क्या बैंकिंग सर्विस होती, पहले समझ लो चैप्टर क्यों आया है, फिर हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। और आज के लेक्चर में आपको मैं इंश्योरेंस पढ़ाने वाला हूं, जो सेल्फ स्टडी करते वक्त बहुत सारे बच्चों को दिक्कत जा रही है। सो आज के सेशन में हम क्या पढ़ेंगे, इंश्योरेंस वाला पार्ट, वहां पे सारे उसके टर्म्स समझेंगे, तो आपको आउट ऑफ मार्क्स क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब मैं बता दूंगा। राइट, तो यहां पे हर बिजनेस का अपना एक इंश्योरेंस निकलवाना होता है। आपने फायर इंश्योरेंस देखा होगा, आपने मरीन इंश्योरेंस देखा होगा, या 3 टाइप है लाइफ इंश्योरेंस, 3 ही टाइप से आपको पढ़ने। प्रोडक्शन हो गया तो कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा,
कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। तो क्या है सर? वेयर हाउसिंग सर्विस। 3 सर्विस दोस्तों, बैंकिंग मस्ट है, इंश्योरेंस लिया तो बट ऑब्वियस आप रिस्क से बच सकते हो, या रिस्क हुआ तो आपको फाइनेंशियल जो भी रेमेडीज है वो मिलेगा, पैसा वापस मिलेगा, राइट। वेयर हाउसिंग यस सर जरूरी है। देन आफ्टर ट्रांसपोर्ट, वन प्लेस टू अनदर प्लेस गुड्स को लेके जाना है तो क्या ट्रांसपोर्टेशन सर्विस चाहिए? हाँ सर, इस सर्विस को निकाल दो, बिजनेस चल ही नहीं पाएगा। एंड कम्युनिकेशन यस सर, कि आपको अपना प्रोडक्ट अगर बेचना है तो प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। इसमें भी अलग अलग टाइप थे, लेकिन दोस्तों ये 2 पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो करने हैं नहीं, तो इन तीनों पे ही हमको ध्यान देना है, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड योर वेयर हाउसिंग। डन, आपको समझा? सर ये सर्विसेज रेगुलर में हम बहुत डिटेल में भी एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन अभी उतना जरूरत है भी नहीं, और एक्स्ट्रा नॉलेज ठीक है बाद में ले लेंगे। फिलहाल टू द पॉइंट कि हमको बिजनेस करना है तो बैंकिंग सर्विस हमको क्या क्या फंक्शंस प्रोवाइड करती है, या एज ए बिजनेस में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपको समझेगा। आप कल जाके बिजनेस डालोगे तो इंश्योरेंस जब निकलवाना है, या इंश्योरेंस कितने टाइप्स के होते हैं ये तो पता होना चाहिए। और सर और मैडम आप पढ़ रहे हो, आप एजुकेशन ले रहे हो, आपके घर वालों ने कल पूछा बेटा पढ़ा लिखा है, तू तो कॉमर्स पढ़ा है, बता इंश्योरेंस क्या रहता है? तुम बोलोगे एलआईसी, इतना ही पता है सर, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, इसके अलावा अगर कुछ पता है क्या? नहीं सर, लेकिन चैप्टर था। आज हम पढ़ेंगे कि क्या इंश्योरेंस एक्चुअली होता है। मैं बहुत सारे इमेजेस आपके सामने यहां पे लेके आया हूं, राइट, जिसमें आपको हर एक प्रिंसिपल को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। और इस लेक्चर को देखने के बाद यस कुछ फनी इमेजेस है, जिससे आपको बोलते ना इमेजेस के थ्रू आपके दिमाग में वो रिटेन रह जाएगा, राइट, और आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी याद करने में। ऐसे बहुत सारे अलग अलग इमेजेस है, तो लास्ट तक देखिए, हम इंश्योरेंस को कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में, समझा? यस सर, ओके, नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाट इज इंश्योरेंस। अब आगे हम पॉइंट पे सीधा सर्विसेज पे, अब आपका पूरा कंसंट्रेशन इस लेक्चर पे इंश्योरेंस से रिलेटेड होना चाहिए। सर सबसे पहले इंश्योरेंस जो आपने नाम सुना था, हमने सबने बचपन से नाम सुना, दैट इज LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका फुल फॉर्म है, ये हमको दिखा। बट ठीक है, चल आगे सर आगे बढ़ते हैं, मीनिंग पे जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इंश्योरेंस? आज का मेन क्वेश्चन क्या है पता है? ये प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको आपके पेपर में दिखने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उस पर जाने से पहले कुछ टर्म्स को हम क्लियर करते हैं। यस सर, व्हाट डू यू मीन बाय इंश्योरेंस? सबसे पहले इंश्योरेंस इज अ मीन ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस। यस सर, आपने इंश्योरेंस निकाल दिया, ये एक मीन है किस चीज का? प्रोटेक्ट करता है आपको, किस चीज से? फाइनेंशियल लॉस से। मेरा घर था, आग में जल गया, फायर इंश्योरेंस निकाल के रखा था सर, जितने वैल्यू 5 करोड़ का घर था, मुझे क्या मिल गया? उतना पैसा वापस मिल गया। अगर इंश्योरेंस नहीं निकाला होता तो वेस्ट जाता, नुकसान तो हो गया, राइट, लेकिन आपको उसका भरपाई क्या कौन करके देता है? इंश्योरेंस वाला देता है करके। दैट इज लॉस। इंश्योरेंस मीन्स व्हाट? प्रोटेक्शन फ्रॉम व्हाट? फाइनेंशियल लॉस। इट इज अ फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। ओके, रिस्क मैनेजमेंट करता है, प्राइमरीली यूज टू हेज अगेंस्ट द रिस्क ऑफ कंटिंजेंट एंड अनसर्टन लॉस। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। दो लोग, दो टर्म आए आपके सामने, वर्ड ध्यान से सुनना दोस्तों। इंश्योरर और इंश्योर्ड, ये दो पार्टी, ये मैच द पेयर्स में भी आ जाता है, और कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए तो जाके मजा आएगा। वेयर बाय इंश्योरर अग्रीज टू कंपेंसेट इंश्योर्ड अगेंस्ट द लॉस। अब ये लैंग्वेज लर्न नहीं होती, क्योंकि बच्चों को ये नहीं समझता सर इंश्योरर मतलब कौन और इंश्योर्ड मतलब कौन, आगे सब आएगा। द इंश्योर्ड हैज टू पे सर्टेन फिक्स सम ऑफ मनी ऑन टाइमली बेसिस टू द इंश्योरर। आप बोलते हैं ना प्रीमियम का अमाउंट देते हैं, हफ्ता भर रहे, ठीक है, समझते करके क्या है। फर्स्ट वन, यहां पे इमेज में देखना, मैं आपको बताता हूं। सर दो पार्टी है, एक तरफ है बिग बी अमिताभ बच्चन जी, और दूसरी तरफ क्या है? इंश्योरेंस कंपनी। यहां तक सबको समझा? ओके, अब सवाल यह आता कि इन्होंने इंश्योरेंस निकलवाया है और इस कंपनी से निकलवाया है, राइट, तो इसमें से इंश्योर्ड पार्टी कौन और इंश्योरर कौन, ये समझते हैं। चलो पहले बुक पे आते हैं। इंश्योर्ड मतलब कौन है? ध्यान दो, द पर्सन हु इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट सर्टन लॉसेस, दैट इज इंश्योर्ड। Insured is known as assured in case of life insurance contract. He is a policy holder. तो मतलब सर मैं कहूं यहां पे अमित जी क्या है? इंश्योर्ड पार्टी है,
राइट, जिन्होंने पॉलिसी निकाली है, जिनकी लाइफ क्या हो रही है, सेव हो रही है, जिनको फाइनेंशियल रिस्क से वो बच रहे हैं करके, राइट। तो ये कौन सा पार्टी हो गया, इंश्योर्ड पार्टी, RED जहां पे लगा है, राइट, इंश्योर्ड पार्टी। अब इंश्योरर मतलब क्या, बट ऑब्वियस कंपनी, ध्यान दो भी यहां पे वापस एक बार, इंश्योरर द फर्म और पर्सन हु अग्री टू कंपेंसेट द इंश्योर्ड अगेंस्ट द लॉस फॉर द कंसिडरेशन, फॉर अ कंसिडरेशन। अब ये लैंग्वेज बहुत सारे बच्चों को नहीं समझता था, कहां पे पता है दिक्कत आ रही है, द फर्म और पर्सन, यहां तक ठीक था, हु अग्री टू कंपनसेट, किसे, द इंश्योर्ड। अब इंश्योर्ड समझ रहे, यहां पे वर्ड पढ़ा था देखो हमने ऊपर, मतलब कौन इंश्योरर है, LIC इंश्योरर है, वो क्या कर रही है सर, अग्री टू प्रोटेक्ट, किसको, इंश्योर्ड को, अमित जी को। भावना समझ रहे हैं क्या लैंग्वेजेस का, यस सर, आगे बढ़ते हैं। इंश्योरर इज नॉन एज अश्योरर, मतलब जो अश्योर कर रहा है इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज ही इज बाउंड टू गेट सम अश्योर्ड ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी और द नॉमिनी विल गेट सम अश्योर्ड ऑन द डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर। तो अगर अमित जी को कुछ हो जाता है तो ये अश्योरेंस दे रहा है कौन, इंश्योरर, ये जो पार्टी है कि आपको कुछ होता है तो हम आपके नॉमिनी को पैसा दे देंगे। तो अश्योरेंस कौन दे रहा है, LIC दे रहा है। सर छोड़ दो बाकी सब बातें एक जगह पे, क्या आपको दोस्तों इंश्योर्ड और इंश्योरर के मतलब समझे क्या, दो छोटे छोटे टर्म है। इंश्योरर मतलब वो कंपनी जो अश्योरेंस देती है, इंश्योर्ड मतलब जो पार्टी जो पॉलिसी निकालती है। तो ये दो टर्म अब आपको आपके कंफ्यूजन में नहीं आएंगे, राइट, अब सॉर्टेड है। आगे जाते हैं, एक टर्म है प्रीमियम का, क्या है सर, द कंसिडरेशन फॉर विच इंश्योरर अग्री टू इंश्योर द इंश्योर्ड। देखो लर्न ही नहीं हो रहा था, लेकिन अब समझता हूं, अब दूसरे सेंटेंस में मैं बात करता हूं या वर्ड बदलता हूं। द कंसिडरेशन फॉर विच LIC अग्री टू व्हाट, LIC अग्री टू इंश्योर द अमित जी। समझा क्या, नहीं सर, ध्यान दो। द कंसिडरेशन फॉर विच द इंश्योरर कौन था, LIC, अग्रीड टू व्हाट, इंश्योर द इंश्योर्ड कौन था, अमित जी। समझ रहा है क्या आपको एवरीवन, यस और नो। वो इंश्योर्ड में बच्चा पढ़ता था और छोड़ देता था, बोलता सर क्या भंगार चैप्टर है, समझ ही नहीं रहा, थोड़ा समझ के करो, लॉन्ग टर्म याद भी रहेगा। इट इज पेड बाय इंश्योर्ड टू इंश्योरर। अब ये मैच द पेयर्स या फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आएगा ना, तो भी आपको रटना नहीं है। अच्छा प्रीमियम कौन किसे देगा सर, बट ऑब्वियस पॉलिसी किसने निकाली है, अमित जी ने। ये कौन है, इंश्योर्ड पार्टी है, तो ये क्या करेंगे, प्रीमियम देंगे। तो प्रीमियम कौन किसे देगा, इंश्योर्ड पार्टी इंश्योरर को देगा। समझ में आ रहा है क्या, इंश्योर्ड इंश्योरर को देगा। ये देखो प्रीमियम, वो अभी आप बिलीव नहीं करोगे, एग्जाम में ऐसे भी आ जाएगा, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, और ये टर्म्स दे दी जाएगी और बच्चा यही छोड़ के जाता है। अब मुझे बताओ दोस्तों, अगर उन्होंने आपका ट्रांसपोर्टेशन हटा दिया, आपको कम्युनिकेशन पढ़ने को नहीं बोल रहे, तो जितना है उतना इन डिटेल आने के चांसेस है कि नहीं। और डिफाइंड टर्म में अगर प्रीमियम आ गया, तुम अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, मार्क्स देगा ही नहीं, फिर बोलते सर हमारा मार्क्स का नहीं भेट ले। पढ़ो यहां पे ध्यान से, रटना नहीं है, समझो। द कंसिडरेशन मतलब क्या, अमाउंट, जो पैसा देगा। द कंसिडरेशन फॉर विच इंश्योरर अग्री टू इंश्योर द इंश्योर्ड, मतलब प्रीमियम क्या है, वो कंसिडरेशन है जो मिलने के बाद कोई पार्टी मतलब इंश्योरर कंपनी क्या अग्री करता है कि मैं तुमको रिस्क से प्रोटेक्ट करूंगा। और ये कौन पेड करता है, इट इज पेड बाय द इंश्योर्ड, किसको, टू इंश्योरर को। समझा एवरीवन, यस सर, ओके। पॉलिसी, द स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योर्ड एंड इंश्योरर, इट इज कॉल्ड पॉलिसी। तो सर और मैडम, जो अमित जी और LIC के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसे मैं क्या कहूंगा, LIC पॉलिसी कहूंगा। ये रहा, ये स्क्रीन इमेज देखते रहो। सर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ किन लोगों के बीच में, अमित जी और LIC के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसे हम क्या कहेंगे सर, पॉलिसी कहेंगे। क्या आपको समझा क्या, पढ़ो ध्यान से, मेरे साथ ही करना है। द स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योर्ड एंड इंश्योरर, फुल स्टॉप। लिखते आएगा क्या अब आपको, पॉलिसी क्या होता है, यस सर, द स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हुम, बिटवीन द इंश्योर्ड अमित जी एंड इंश्योरर LIC कंपनी, इट इज कॉल्ड व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट। इट कंटेन्स व्हाट, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो सर आपको अगर पूछा वन वर्ड में, ये 1 मार्क्स का सवाल होता है, द स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योर्ड एंड इंश्योरर,
वन वर्ड डिफाइन करो, क्या कहोगे उसे? पॉलिसी। घूम फिर के कहीं पे भी ये मिल सकता है आपको, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। आई रिपीट, द स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योर्ड एंड इंश्योरर, इट कंटेन्स व्हाट? टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इट इज कॉल्ड व्हाट सर? इंश्योरेंस पॉलिसी। एवरीवन यस और नो? समझा? पॉलिसी का अभी एक्सप्लेन करते आएगा, इधर वे अगर पॉलिसी बोला तो एक्सप्लेन करना है, वन वर्ड में अगर उसका कंटेंट दिया तो बताओ कि पॉलिसी क्या होता है। ओके डन सर, टर्म समझा? ओके, व्हाट डू यू मीन बाय क्लेम? ओके, क्लेम इट इज डिमांड मेड बाय इंश्योर्ड। अब इंश्योर्ड आपको समझ रहा है, अमित जी ने डिमांड किया टू किसको? इंश्योरर को। एलआईसी के पास पैसा मांगा टू कंपेंसेट फॉर लॉस ऑकर ड्यू टू मिसहैप। मतलब क्या सर? जिस पर्पस के लिए उन्होंने इंश्योरेंस निकाला था अब वो हो चुका है, मिसहैपनिंग हो चुका है। मतलब सर एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, अमित जी ने मेडिक्लेम निकाला था, क्या इंश्योरेंस है? हाँ सर। अब वो बीमार हो गए तो अब हॉस्पिटल में पैसा देना पड़ेगा, हाँ, लेकिन ये रिस्क, ये पैसा कौन कंपेंसेट करने वाला था? इंश्योरर, एलआईसी। तो अब एलआईसी के पास जो अमित जी पैसा मांग रहे हैं उसे मैं क्या कहूंगा? वो क्लेम कर रहे हैं। आई नो, गॉट इट? आपको भावनाएं पहुंच गई होगी। क्लेम मतलब क्या सर? कौन किससे मांगता है, कौन किससे क्लेम कर रहा है? इंश्योर्ड पार्टी इंश्योरर से क्या करेगा? क्लेम करेगा जब वो मिसहैपनिंग होगा जिसके लिए क्या निकाला है? इंश्योरेंस निकाला है। आग लग गई, फायर इंश्योरेंस की बात करूं तो वो घर जो जल गया, इंश्योरेंस निकाला था, हाँ बाबा। अब वो आग लगने के बाद अब हम क्या करें? अपना क्लेम करेंगे कि भाई अब हमें कंपेंसेट करके दो। रीड इट अगेन, what do you mean by claim? Okay, the demand made by insured to insurer to compensate for loss occurred due to mishap। क्या दोस्तों, आपको वन वर्ड के लिए अगर ये लाइन दिया तो क्लेम लिखते आएगा क्या? यस सर। प्रपोजल एक वर्ड आएगा आपको। आई रिपीट, 2 मार्क्स के लिए डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स में आपको इंश्योर्ड क्या हो, कौन होता है? इंश्योरर मतलब क्या? प्रीमियम क्या है? पॉलिसी मतलब क्या? प्रपोजल। ये जब टर्म आएंगे बहुत इजी सवाल रहेगा, लेकिन आप अगर आपने इस लेक्चर में ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है हाथ के मार्क्स चले जाए। सर ध्यान दो, व्हाट इज अ प्रपोजल? प्रपोजल इट इज अ रिटर्न रिक्वेस्ट बाय इंश्योर्ड। कौन करता है? अब इंश्योर्ड समझ रहे आपको? अमित जी। किसे करेंगे? टू इंश्योरेंस कंपनी, मतलब इंश्योरर, टू इशू इंश्योरेंस पॉलिसी। अच्छे सर, सिंपल था। इंश्योरेंस पॉलिसी इशू करने के लिए जब रिटर्न में कौन रिक्वेस्ट करेगा? अमित जी रिक्वेस्ट करेंगे, जिनको क्या कहता है? इंश्योर्ड पार्टी। किसे? इंश्योरेंस कंपनी को, कि क्या करे सर? वो क्या करे? इंश्योरेंस पॉलिसी इशू करे। एंड व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्ट मैटर? सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बार बार आपको मिलेगा सर। सब्जेक्ट मैटर, क्या कहा मैंने? सब्जेक्ट मैटर। इट रेफर्स टू द सब्जेक्ट और एंटिटी, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस अगर मैंने निकाला हुआ है। क्या निकाला है? लाइफ इंश्योरेंस अगर मैंने निकाला है। चलो आपको यह भी बता देता हूं। सब्जेक्ट मैटर अभी सुन लो। 3 तरह के इंश्योरेंस आपको इस चैप्टर में पढ़ने जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं। वन इज योर लाइफ इंश्योरेंस, अनदर इज योर फायर इंश्योरेंस, एंड लास्ट वन इज योर मरीन इंश्योरेंस। समझ में आ रहा है? तो सर इंश्योरेंस निकालते वक्त क्या सब्जेक्ट मैटर होना जरूरी है? हाँ सर। जैसे कि इन्होंने कहा लाइफ इंश्योरेंस में उस पर्सन, वो पर्सन जिसके लाइफ इंश्योरेंस निकाला है उसकी लाइफ क्या हो जाएगी? सब्जेक्ट मैटर हो जाएगा। मतलब सर समझते हैं, इट रेफर्स टू द सब्जेक्ट और एंटिटी दैट इज लाइफ, प्रॉपर्टी, कार्गो और शिप एक्सेट्रा विच इज इंश्योर्ड अगेंस्ट विच द पॉलिसी इज टेकन। मतलब सर जहां पे लाइफ इंश्योरेंस में इसकी जिंदगी क्या हो गई? सब्जेक्ट मैटर हो गई। फायर इंश्योरेंस में ये प्रॉपर्टी क्या था? सब्जेक्ट मैटर था। वैसे ही मराइन इंश्योरेंस में कार्गो या शिप क्या हो गया? जिसके लिए हमने क्या किया है? इंश्योरेंस लिया है, वो क्या हो गया? सब्जेक्ट मैटर। एवरीवन गॉट इट? व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्ट मैटर सर? इट रेफर्स टू सब्जेक्ट और एंटिटी दैट इज लाइफ इंश्योरेंस के केस में, प्रॉपर्टी फायर इंश्योरेंस के केस में, कार्गो और शिप मरीन इंश्योरेंस के केस में, विच इज इंश्योर्ड अगेंस्ट विच द पॉलिसी इज टेकन, जिसके लिए पॉलिसी लिया हुआ। क्या आपको भावनाएं पहुंची क्या सर और मैडम? क्या आपको इंश्योर्ड इंश्योरर समझा क्या? ये वाला इमेज हमेशा याद रखना करके। कौन सा सर? ये अमित जी और एलआईसी। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी ये आपके बहुत सारे टर्म्स को कंप्लीट करा के देगा।
प्रीमियम कौन किसे देता है? इंश्योर्ड पार्टी इंश्योरर को देता है। पॉलिसी क्या है? स्टेटमेंट है बिटवीन इंश्योर्ड एंड इंश्योरर। ये वर्ड देखो बार बार रिपीट हो रहे हैं। क्लेम कौन करेगा? इंश्योर्ड क्लेम करेगा जब मिसहैपनिंग होगा और इंश्योरर उससे पे करेगा। प्रपोजल क्या है? रिक्वेस्ट इंश्योर्ड किसे देगा? इंश्योरर को। और सब्जेक्ट मैटर भी मैंने आपको बता दिया। तो ये टर्म्स तो हो गए, बहुत जरूरी थे और आपको ये 1-2 मार्क्स के सवाल यहां पे आ सकते हैं और राहत तो 4-5 मार्क्स के लिए भी आ जाए कि टर्म्स को आप क्या कीजिए? डिफाइन कीजिए करके। दोस्तों इस पर्टिकुलर चैप्टर में, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अब क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर आप बता सकते हो क्या? सुन लो, ध्यान से सुनना। आपको सबसे पहले तो इस चैप्टर में जो दिया हुआ है वो मैं आपको समझा दूं कि क्या क्वेश्चन आ सकते हैं इस चैप्टर में, इस पॉइंट से, इंश्योरेंस से। ध्यान से सुनना, यह रहा आपका इंश्योरेंस के कंटेंट। सर मीनिंग हमने देखा, मीनिंग में हमने क्या किया सर? मीनिंग में हमने वो टर्म्स समझे इंश्योरेंस को, और मीनिंग में क्या था? इंश्योरेंस और उसके टर्म्स को हमने समझा। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एक्सपेक्टेड है, आएगा। और उसके बाद तो टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में इन तीनों में से एक क्वेश्चन आ जाएगा बड़े 10 मार्क के लिए, कोई भी आएगा सर, क्या पढ़ाते हुए बताऊंगा, लेकिन इतना ही, इसको बॉक्स इतना ही है क्या? एक तो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस क्या है करके, एंड देन टाइप्स में कैसे बता दूं। यहाँ पे मैंने सारे इमेजेस आपको अच्छी तरीके से समझे इसलिए मैंने इमेजेस निकाल के रखी है। ये आपको टाइप्स में पढ़ने हैं, ये सारे टाइप्स में लर्न करा के दूंगा, उसका टेंशन मत लो। तो इंश्योरेंस जब खत्म होगा ना, करीब करीब मैं कहता हूं दोस्तों 9 से 10 मार्क आपके सिक्योर हो गए। और जो अभी क्रैश बैच के बच्चे, मैराथन बैच के जो हमसे जुड़े, हम तो उनका चैप्टर मतलब ये पॉइंट वाइज टेस्ट ले रहे हैं। जैसे हमारा बैंकिंग हो गया तो हम बैंकिंग पे टेस्ट ले रहे हैं, इंश्योरेंस हो जाएगा हम इंश्योरेंस पे टेस्ट लेंगे, वेयरहाउसिंग हो जाएगा हम वेयरहाउसिंग पे टेस्ट लेंगे। तो क्या हो गया? पढ़ा भी लिखा भी, पढ़ा भी लिखा भी, पढ़ा भी लिखा भी, अब वो ना फिक्स हो गया दिमाग में। तो जब पेपर आएगा तो उन्हें पता है कि सॉर्टेड है, तो आप भी लिख के पढ़ो, उसके बाद बिना देखे लिखने का ट्राई करो। राइट दोस्तों, तो ऐसे बहुत अच्छे से आप खत्म कर दोगे। आते हैं अपने मुद्दे पे, सबसे इंपॉर्टेंट अपना कंसेप्ट, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस का पहला प्रिंसिपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर हटो, दिमाग में जो अननेसेसरी बातें आ रही उन्हें हटाओ और पूरा का पूरा अटेंशन मेरे लेक्चर पे होना चाहिए। अगर अब हो गया तो बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको समझा दूंगा, समझिए करके। सर प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में क्या कि अगर एक भी प्रिंसिपल नहीं रहा तो आपका इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? गलत हो जाएगा, मतलब वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। कैसे सर? पढ़ते हैं। पहला प्रिंसिपल है जब आप दो लोग, अब मैं कोई टर्म यूज कर रहा हूं, इंश्योरर एंड इंश्योर्ड पार्टी जब साथ में बैठती है, जो पॉलिसी बनाने के वक्त जो अग्रीमेंट होता है, स्टेटमेंट पढ़ा था ना हमने, प्रपोजल जो भी रहेगा, ये जो पॉलिसी बनाते वक्त बनाने के लिए बैठते हैं, तो ये अजम्पशन है या फिर ये माना जाता है, सपोज ये इंश्योर्ड पार्टी है और ये कौन है? ये इंश्योरर है। तो इंश्योर्ड पार्टी ने सारे के सारी बातें डिस्क्लोज करनी चाहिए इस स्टेटमेंट में। क्या सर? बताओ वापस। ये चलो यहां पे प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ क्या है? प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ बोलो क्या? प्रिंसिपल ऑफ एवरीवन, बड़े आप सामने हो लेकिन बोलो प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? अटमोस्ट गुड फेथ। पढ़ते हैं इन ऑल टाइप ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। सर एक टाइप की, ऑल टाइप, फायर इंश्योरेंस हो ये वाला प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है, मरीन इंश्योरेंस हो ये वाला प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है, लाइफ इंश्योरेंस हो ये वाला प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है। इसलिए लैंग्वेज देखो, इन ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस व्हाट कॉन्ट्रैक्ट बोथ द पार्टीज मस्ट हैव utmost good faith towards each other. The insurer and insured must disclose all material facts clearly, कंप्लीटली एंड करेक्टली। ये 3 वर्ड आने ही चाहिए। दोनों पार्टी ने जितने भी फैक्ट है एक दूसरे पे भरोसा दिखाओ। जो जो बातें हैं, जैसे इंश्योरर ने कुछ भी बातें छुपानी नहीं है, जैसे हिडन चार्जेस, बाद में बोलेंगे अरे नहीं इतना पैसा देना पड़ेगा, या फिर जो चीज कवर नहीं है उसको भी झूठ झूठ बोल के बोला कि तुम्हें काढून घ्या सर्व कवर करून देऊ।
और जब लॉस हुआ तो बोले कि ये तो लिखा ही नहीं था। तो भले इंश्योरर हो या इंश्योर्ड हो, दोनों ने क्लियरली, करेक्टली, कंप्लीटली सारी बातों को डिस्क्लोज करना है एग्रीमेंट लिखते वक्त। दैट इज योर व्हाट, अटमोस्ट गुड फेथ। आगे और अच्छे से समझेगा। पहला पॉइंट समझा? यस सर। सेकेंड पैरा दिखना और 3 पैरा देखना, मतलब फर्स्ट सेकेंड 3 पैराग्राफ दिए, पहला पैराग्राफ अपना हो चुका है, आपको दिमाग में रह जाएगा, गारंटी मेरी, सिर्फ ध्यान से देखो। द इंश्योर्ड मस्ट प्रोवाइड कंप्लीट, clear and correct information of the subject matter to the insurer। समझा क्या? कि जिसका इंश्योरेंस निकलवाना है तो वह इंश्योर्ड पार्टी ने उस पर्टिकुलर चीज के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन देना चाहिए। अगर आधा अधूरा इंफॉर्मेशन दिया तो पॉलिसी पास नहीं होगा, क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कैसे सर? आगे एग्जांपल दिया है, पढ़ेंगे। Similarly, the insurer must provide relevant information regarding terms and condition of the contract. Failure to provide complete, correct and clear information may lead to non-settlement of claim. So sir, दूसरा पैराग्राफ भी सिमिलर था? हाँ सर। क्या होना है कि दोनों पार्टी ने क्लियर इंफॉर्मेशन देनी है। पहले इंश्योर्ड पार्टी का बात किया, फिर बाद में किसकी बात की? इंश्योरर की बात की, कि दोनों ने क्लियर, कंप्लीट और करेक्ट इंफॉर्मेशन देनी है। अगर कोई भी बात, कोई भी पर्सन अगर गलत होता है तो हो सकता है क्लेम सेटलमेंट में प्रॉब्लम आए। समझा यहां तक? ओके सर। अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है, इतना अच्छा है कि आपको आपके डाउट ही क्लियर हो जाएंगे। क्या है? फॉर एग्जाम्पल, Mr. Shantanu has to provide information regarding his heart surgery at the time of taking policy। तो क्या हुआ? ये शांतनु जी है, ये पॉलिसी ले रहे थे और ये जरूरी था कि शांतनु क्या करे, अपने हार्ट सर्जरी के बारे में इंश्योरर को बताए, लेकिन इन्होंने क्या किया? नहीं बताया शायद से। पढ़ते हैं। After his death, insurance company came to know that as Mr. Shantanu has not provided correct and complete information at the time of taking policy, insurance company can refuse to give compensation to his family member। दोस्तों क्या हुआ समझो, मैं आपको समझाता हूं पूरी केस। ये शांतनु जी थे, जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तो इन्होंने कंप्लीट, क्लियर एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन, मतलब इसमें से क्लियर और करेक्ट तो दिया होगा लेकिन कंप्लीट इंफॉर्मेशन में भी नहीं दी, क्योंकि उनकी हार्ट सर्जरी हो चुकी थी, ये इन्होंने बताया ही नहीं। बताना था क्या? हाँ सर। अब 1 करोड़ का इंश्योरेंस तो निकाल लिया और कुछ महीने बाद उनकी डेथ हो गई ड्यू टू सम इलनेस। अब ना कॉन्ट्रैक्ट सामने आया और इलनेस का रीजन में भी हार्ट से रिलेटेड ही था, या डेथ का रीजन में भी हार्ट से रिलेटेड ही था। अब जब और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट होगा, बहुत सारी बात होगी। इंश्योरेंस कंपनी ऐसे नहीं कि कुछ हुआ तो पैसे दे दो भाई, वो पैसे देने के लिए नहीं बैठे, तो हम इंडियन है, ऐसे झोल करेंगे तो फिर तो हम पैसे इस इंश्योरेंस निकालेंगे, टपका देंगे, चलो पैसा ले लो। बहुत लोग तो बिजनेस बना देंगे। फिर लाइफ इंश्योरेंस घर में 5 लोग हैं, 1-1 करोड़ का निकालो। अच्छा, घर में मतलब दोस्तों का निकालो, टपका दो, पैसा ले लो, ऐसे होगा। सर ये क्या बोल रहे तुम? ऐसे होता अगर इंश्योरेंस कंपनी इतना स्ट्रिक्ट नहीं रहती तो सर इन्हें स्ट्रिक्ट बनना जरूरी है, नहीं तो लोग तो बिजनेस बना देंगे, इंश्योरेंस खेलेंगे। तो ये सारी चीजें देखेंगे आफ्टर डेथ भी। और उनको समझा कि इनकी हार्ट सर्जरी हो चुकी थी, लेकिन मेरे कॉन्ट्रैक्ट में इन लोगों ने बताया क्या? नहीं सर। इन्होंने कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी क्या? नहीं सर। इन्होंने करेक्ट इंफॉर्मेशन दी क्या? नहीं सर। इन्होंने क्लियर इंफॉर्मेशन दी क्या? नहीं सर। तो इस केस में कौन सा प्रिंसिपल टूटा? प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ, और इनका क्लेम क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा सर, क्योंकि उन्होंने कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी। पॉइंट नंबर 1 आपका खत्म। प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ, क्या आपको समझा क्या एवरीबॉडी? यस और नो? शांति से समझो, कोई घाई नहीं है। और लेक्चर देखते हो सिर्फ लेक्चर देखो, बाकी कोई चीजें दिमाग में मत रखो। प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ, चलो एक प्रिंसिपल लर्न, इजी था। पैराग्राफ बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन अंदर की बातें अगर समझी तो बहुत इजी है। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट। यहां पे ना दोस्तों पहले कुछ और वर्ड भी आते थे। आप सेकेंड पॉइंट पे आओ, आपके पास टेक्स्ट बुक है, राइट? उबेर माई फिडेई, ये देखो, ये वर्ड अगर आपको आ गया ना न्यूज से, मतलब प्रीवियस 12th के बुक में ना 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा थे जो यहां से हटा दिया, लेकिन मेरा काम है बताने का, मैं बता देता हूं दोस्तों। ये देखो, अगर आपको मैच द पेस में ये वर्ड गलती से मिल गया ना तो बोलना मत सर ये क्या है। उबेरी माई फिडेई, सर ये क्या? उबेर याद रखो भाई और उसको फी दे दो,
सर क्या भंगार, कुछ भी बोल रहे हो। याद रखो ये टर्म आपको आ सकता है उबेरिमाई फिडेई मतलब अटमोस्ट गुड फेथ, लेटिन फॉर अटमोस्ट गुड फेथ अ लीगल डॉक्ट्रिन विच गवर्न इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, फुल डिस्क्लोजर ऑफ इज क्रूशियल। ठीक है, तो यहां पे दो पार्टी दिख रही है। आई हैव डिस्क्लोज एवरीथिंग दैट आई पर्टेन, एक्सलेंट मिस्टर स्मिथ, वी विल हैप्पी टू इंश्योर यू। ये इंश्योरेंस कंपनी की एजेंट थी, ये जिसका इंश्योरेंस निकाल रहे थे, इंश्योर्ड पार्टी थी, और बोथ द पार्टी मस्ट मेक अ फुल डिक्लेरेशन ऑफ द मटेरियल फैक्ट इन इंश्योरेंस प्रपोजल। तो आई थिंक सो ये इमेज देख के भी आपको थोड़ा बहुत याद हो गया होगा। लेकिन अगर गलती से उबेरमाई फिडेई ये वर्ड अगर आता है तो इसका मतलब अटमोस्ट गुड फेथ से रिलेटेड है, इतना याद रखना। मैच द पेस में आ सकता है, सिलेबस तो उन्होंने मे बी ये वर्ड हटा दिया, लेकिन अगर पूछ लिया तो क्या, राइट, याद रखो, अच्छे से करना है। ओके, सेकंड पॉइंट ध्यान दो, हो जाएगा ये भी। पॉइंट सिर्फ बड़े दिख रहे लेकिन है बहुत सिंपल। तो आपका सिर्फ कंसंट्रेशन चाहिए था। अब तक ये चैप्टर आप छोड़ते गए, क्यों? क्योंकि बोर हो जाते थे। इतना बड़ा देख के किसकी इच्छा होती है, क्यों इतना बड़ा बड़ा देने का, अच्छे से देने का, जैसे मैंने दिया इमेज दो, अच्छा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, लेकिन नहीं किया। अब मैं हूं आपके साथ तो करते। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, या इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन्स सम फिनेंशियल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। अब ये बात हो रही है कि आप लोग किसका इंश्योरेंस निकलवा सकते हो, वो सब्जेक्ट मैटर से आपका क्या संबंध है। सुनो ध्यान से, क्या कहा मैंने? इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन्स सम विच इंटरेस्ट, फिनेंशियल इंटरेस्ट इन क्या सब्जेक्ट मैटर। इतना तो भी समझ लो, पहले रिवाइज करो। What do you mean by insurable interest? So answer is insurable interest means some financial interest in subject matter. The insured must have insurable interest in the subject matter of insurance. Insured मतलब कौन? जैसे यहां पे अगर मैं बात करूं ध्यान से, आपको सारी चीजें यहीं पे बताऊंगा। यहां पे देखते रहना स्क्रीन पे, राइट, आपको सारे के सारे पॉइंट कवर करा के दूंगा। किधर गया अमित जी? हाँ, क्या किया अमित जी ने, अपने जो उनका स्टूडियो था, शूटिंग जहां पे मूवीज वगैरह होती थी, उसका इंश्योरेंस निकलवाया। तो क्या इनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है क्या? यस सर। अगर ये जल जाता, ओनरशिप किसकी है? अमित जी की है। तो क्या ये फायर इंश्योरेंस निकालते वक्त ये प्रॉपर्टी अगर जल जाती तो क्या इनको नुकसान होता क्या? हाँ सर। तो क्या ये इंश्योरेंस निकलवा सकते हैं? ओके, ध्यान दो। द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस। अंडरलाइन करना इंश्योरेबल इंटरेस्ट, अंडरलाइन करना इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। इट इज सेड टू हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट सब्जेक्ट मैटर इट पुट्स द इंश्योर्ड इन फाइनेंशियल बेनिफिट, whereas a non-existence of subject matter put him into financial loss। कि अगर वो है तो फॉर एग्जाम्पल होता है ना, घर में हम फैमिली इंश्योरेंस भी क्यों निकालते हैं, लाइफ इंश्योरेंस भी क्यों निकाल रहे हैं। ध्यान दो, यहाँ पे टाइम जाएगा लेकिन समझो, एक ही बार ध्यान देना है, बार बार उसको रटना नहीं है, फिर याद नहीं रहता। ये करता है, घर के सारे काम काज यही संभालते हैं। कल जाके अगर इनको कुछ हुआ तो इनके न होने से क्या फाइनेंशियल लॉस इन तीन लोगों को होगा क्या? आंसर इज यस। अगर ये है, जिंदा है, तो फाइनेंशियल बेनिफिट, इनका जो सैलरी आ रहा है, जो भी कमा रहे हैं, तो ये तीन लोग आराम से जिंदगी जी रहे क्या? आंसर इज यस। तो इनका इंश्योरेंस निकलवाना अब इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या? हाँ सर, कि जिनके होने से फर्क पड़ता है, जिनके नहीं होने से भी फर्क पड़ता है। दैट्स वाई वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। रीड करो अगेन। इसी पॉइंट में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, सर क्या कहा है? व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर पुट्स द इंश्योर्ड इन द फाइनेंशियल बेनिफिट। सर इंश्योर्ड क्या था? मतलब समझो ये इसकी वाइफ है, वाइफ ने किसका इंश्योरेंस निकाला? हस्बैंड का। क्या इनका होना इनको फाइनेंशियल बेनिफिट में दे रहा है क्या जिंदा रहेंगे तो? हाँ, लेकिन अगर ये मर गए कल गलती से क्या मर गए, वेयर इज नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, वो हस्बैंड का लाइफ, पुट हिम इनटू फाइनेंशियल या पुट हर इनटू फाइनेंशियल लॉस। लैंग्वेज भावना है, समझ रही है क्या? पूरा पॉइंट पढ़ लो। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मींस सम फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर। ओके सर, वाइफ ने हस्बैंड का इंश्योरेंस निकलवाया, क्यों सर? क्योंकि अगर वो कल नहीं है तो, बट ऑब्वियस जिंदगी के साथ तो है, जिंदगी के बाद क्या, तो इंश्योरेंस काम में आएगा पैसे देने के लिए। द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। समझ में आया कि इंश्योर्ड मतलब जो पार्टी इंश्योरेंस निकलवा रही है, जिस भी पार्टी का, जिस भी सब्जेक्ट का, उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल इन ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स। यस सर।
सारे लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और आपका मराइन इंश्योरेंस, किसमें भी सब में क्या रहेगा, इंश्योरेबल इंटरेस्ट रहेगा। प्रिंसिपल है, हर जगह एप्लीकेबल रहेगा। एंड क्या होता है ये तो मैंने बता ही दिया, अगर है तो भी नुकसान और फायदा नहीं है तो नुकसान है। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन हु हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन हिज ओन लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ठीक है कि अगर मेरा खुद का लाइफ है तो मैं जिंदगी के साथ मेरे को काम में ना, जिंदगी के बाद मेरे घर वालों को काम में आएगा, तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, हाँ सर। क्या मैं मेरे प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस निकलवा सकता हूँ, हाँ सर। A businessman has insurable interest in the goods and he deal in the goods he deal and in the property of business. Yes sir. क्या अमित जी ने अपने स्टूडियो का इंश्योरेंस निकलवा सकता है, हाँ सर। क्या मैं मेरे बाइक का इंश्योरेंस निकलवा सकता हूँ, हाँ सर, राइट। क्या मैं मेरे क्लास का इंश्योरेंस निकलवा सकता हूँ, हाँ सर। बेंचेस है, सारी प्रोजेक्टर है, बहुत सारी अच्छी अच्छी यहाँ पे बातें हैं, वो अगर जल गई तो मेरे को लॉस होगा। मैं ओनर हूँ तो मेरे को क्या इसका रिस्क कम करना है, तो क्या मैं इनका इंश्योरेंस निकलवा सकता हूं, हाँ। ये मैं क्यों इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं, जस्ट बिकॉज ये जो बोलना चाहता हूं मैं कि मेरा इसमें क्या इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, तो क्या मैं इंश्योरेंस ले सकता हूं क्या, हाँ सर। इन लाइफ इंश्योरेंस द इंश्योरेबल इंटरेस्ट रेफर्स टू द लाइफ ऑफ इंश्योर्ड। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिट एट द टाइम ऑफ व्हाट, टेकिंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। In fire and marine insurance, the insurable interest must be present at the time of taking policy and at the time of occurrence of loss. ये बहुत जरूरी है सर। ये एक्सप्लेन करोगे क्या, 12वीं के बच्चों को बहुत सारे बच्चे लोग बताते नहीं, बहुत सारे टीचर बताते नहीं, वो बोलते एकदम बात सुन गया, ऐसे नहीं, समझो। फायर इंश्योरेंस में क्या होगा, फायर और मराइन इंश्योरेंस तीन है ना, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मराइन इंश्योरेंस। तो फायर और मराइन इंश्योरेंस में क्या है, द इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी। सर ये मेरा ना टैब है, अब मैंने क्या किया, इसका फायर इंश्योरेंस निकलवाया। फॉर एग्जांपल 50,000 रुपीज इसका प्राइस है, जल गया तो मेरे को प्राइस मिलेगा। तो ये जो टैब है, इसको 50,000, ये जब मैंने इसका इंश्योरेंस निकलवाया तो ओनरशिप मेरा था क्या, हाँ। लेकिन एट द टाइम ऑफ ऑकरेंस ऑफ लॉस, अगर मैंने किसी को सेल कर दिया होता, क्या उसको इंश्योरेंस मिलेगा, क्या आंसर इज नो। तो एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी और एट द टाइम ऑफ ऑकरेंस ऑफ लॉस, दोनों वक्त ओनरशिप किसके पास चाहिए, मेरे पास ही चाहिए, नहीं तो फिर ऐसे बहुत स्कीम होगी सर। छोड़ दो, इतना पॉइंट समझा, ओके। सो दोस्तों कितने पॉइंट है पहले देख लो, 3 4, देन आफ्टर पॉइंट नंबर 5th, देन आफ्टर पॉइंट नंबर 6 एंड देन आफ्टर पॉइंट नंबर 7, 7 पॉइंट है, आपका पूरा आंसर हो जाएगा, राइट। अब मैं चाहता हूं कि अगर आपको ये 2 पॉइंट समझे हैं, अगर आपने अच्छे से समझ के लिए हैं, तो आगे के पॉइंट्स मैं अगले लेक्चर में करने वाला हूं, या उससे पहले आपको 3rd पॉइंट बता दूं। आप बोलोगे सर तुम्हें खूब टाइम लावता लेक्चर टाकल है ना, राइट। सुनो 3rd पॉइंट कर ही लो फिर। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी मीन्स गारंटी और अश्योरेंस टू पुट द इंश्योर्ड इन फाइनेंशियल पोजीशन इन विच ही वाज इमीडिएटली और प्रायर टू हैपनिंग ऑफ अनसर्टन इवेंट। सर ये पढ़ के जितना अजीब गरीब लगा तो याद कैसे रहेगा, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा के देता हूं। व्हाट डू यू मीन बाय इंडेमनिटी। अब देखो एक एक लाइन समझो। इंडेमनिटी का मतलब ये होता है, क्या सर गारंटी है और अश्योरेंस है, बहुत बड़े बड़े वर्ड है सर, गारंटी और अश्योरेंस, कोई भी यूज नहीं करता इस वर्ड को। इंडेमनिटी मींस गारंटी और अश्योरेंस टू पुट द इंश्योर्ड इन सेम फाइनेंशियल पोजीशन इन विच ही वाज इमीडिएटली प्रायर टू हैपनिंग ऑफ द अनसर्टन इवेंट। मतलब सर यहां से थोड़ा गड़बड़ चालू हो गया। अमोल का आसार के पास ये टैब था, इसका फायर इंश्योरेंस निकलवाया, मुझे बताओ आग नहीं लगी क्या, 50,000 मेरे पास है क्या, अभी 50,000 का असेट है क्या, हाँ। आग लग गई, असेट खत्म। तो सर इंश्योरर कंपनी क्या करेगा, इंडेमनिटी में मुझे वापस ये खरीद के दे देगा। तो मुझे कौन से पोजीशन में लेके आया आग लगने के बाद, उस पोजीशन में जो आग लगने से पहले में था। समझा तो ठीक, नहीं तो भाई क्या करें हम अभी। सर वापस एक बार बोलो ना, आग लगने से पहले 50,000 का असेट था, हाँ सर। आग लग गई, असेट जल गया, तो अब मैं क्या लॉस में आ गया, मैं रो रहा हूं यहां पे बैठ के। अब मेरा इंश्योरेंस क्या करता है, इंडेमनिटी गारंटी अश्योरेंस दिया था ना, मैं रो रहा था, उसने देखा, उन्होंने क्या किया, 50,000 का असेट मेरे को दिया, तो मेरे को सेम पोजीशन में लेके आए जैसे वो अनसर्टन या बोलते ना वो इवेंट होने से पहले में था। डन। अभी इससे आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता, पढ़ो। Put the insured in the same financial position in which he was immediately prior to happening of uncertain event। सर मेरे को देने के बाद जैसे मैं यहाँ पे देखो खुश था, आग लग गई, मैं रोते रहा, और फिर मेरे को वापस जब उन्होंने दिया तो मैं वापस खुश हो गया। समझ में आ रहा है क्या,
ओके, भावना पहुंच गई होगी। दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू फायर, मरीन एंड जनरल इंश्योरेंस, हर इंश्योरेंस में होता है। इट इज नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस एज लॉस ऑफ लाइफ नेवर बी मेजर एंड मॉनिटरी टर्म्स। दोस्तों, फायर, मरीन और जनरल इंश्योरेंस में ये चीज हो सकती है, लाइफ इंश्योरेंस में ये नहीं बोल सकता अरे ठीक है मर गया इसमें हम जान डाल देते, और पैसों के टर्म में किसकी लाइफ गिनी जा सकती है। तो लाइफ इंश्योरेंस छोड़ के प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी हर टर्म में आ रहा है। आई रिपीट, ट्रू और फॉल्स में आ सकता है। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज नॉट एप्लीकेबल टू द लाइफ इंश्योरेंस, ट्रू और फॉल्स? आंसर इज ट्रू। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज एप्लीकेबल टू फायर, मरीन एंड जनरल इंश्योरेंस, आंसर इज ट्रू। समझ में आ रहा है क्या? Yes sir. In case of death of insured, the actual sum assured is paid to the nominee of the insured. तो मरने के बाद जो nominees रहते हैं उनको ही पैसा दिया जाता है. Under this principle, the insurer agreed to compensate the insured for the actual loss suffered. The amount of actual compensation is limited to the amount assured or loss, whichever is less. जितना भी था भाई, जितना लॉस हुआ, याद रखो 1 लाख का इंश्योरेंस निकलवा के रखा है और मेरा असेट कितने का चला था? 50,000 का। तो इंश्योरेंस कितने का था? 1 लाख का। असेट कितने का चला? 50,000 का। तो सर कितना अमाउंट मुझे मिलेगा? 50,000। डन। ओके सर, 1 लाख का इंश्योरेंस निकाला था, ये और ये दोनों मिला के मेरा लॉस हो गया 1.5 लाख का, राइट? दो चीजें चल गई मेरी। लॉस कितने का हुआ? 1.5 लाख का। तो मुझे बताओ, अंडर दिस प्रिंसिपल, विच प्रिंसिपल? प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, द इंश्योरर अग्री टू कंपेंसेट इंश्योर्ड फॉर द एक्चुअल लॉस सफर्ड। अब मेरा 1.5 लाख हो गया, तो एक्चुअली 1.5 लाख मिलेगा क्या? पॉलिसी कितने का था? 1 लाख का। तो ध्यान दो, द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कंपेंसेशन इज लिमिटेड टू द अमाउंट सिक्योर्ड और द लॉस विच एवर इज लेस। तो मेरा इंश्योरेंस भले 1 लाख का था, लॉस भले 1.5 लाख का हो, लेकिन मिलेगा कितना? 1 लाख। समझो? यस और नो? हाँ सर। केस 1, 1 लाख का इंश्योरेंस था, सिर्फ ये टाइप जला, 50,000 का लॉस, मिलेगा कितना? विच एवर इज लेस, 50,000। समझा क्या? हाँ सर। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर 2 लाख एंड इफ द लॉस बाय फायर इज 1 लाख, देन द इंश्योर्ड कैन क्लेम कंपेंसेशन ऑफ ₹1 लाख ओनली। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। अब कैसे आपको ध्यान में नहीं रहता सर? सब याद आएगा सर, कुछ ऐसा नहीं है जो याद नहीं आएगा आपको। आप सबको सारी बातें याद आएंगी, इतना अच्छे से मैं कर रहा हूं। दोस्तों, आई होप ये 3 पॉइंट आपने बहुत ही अच्छे से समझे रहेंगे। अब बाकी के पॉइंट्स के लिए अगला लेक्चर में बनाने वाला हूं, तब तक आप लोग इन 3 पॉइंट्स को अच्छे से समझे। सारे के सारे पॉइंट में कर लूंगा। ये देखो, इंडेमनिटी अश्योरेंस दे रहा है, गारंटी दे रहा है कौन सर? इंश्योरर। किसको? इंश्योर्ड को। मैं तुम्हारे सारे रिस्क कवर करूंगा, तुमको वापस उस पोजीशन में लेके आऊंगा जैसे तुम पहले हुआ करते थे, लॉस से पहले। ठीक है, ये वाली बात थी। तो 3 पॉइंट हमने किए, 3 को समझो। आगे के 4 पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करो, और आपको कैसे लगा आप कमेंट कर सकते हो, राइट? एंड आप अपने सजेशन दे सकते हो। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, जय हिंद।